हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। क्लोज टेस्ट पढ़ रहे थे, हम पढ़ के रहे थे, स्टार्ट करा हमने। इससे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए हैं, PQRS कर लिए हैं। आपने बहुत प्यार दिया PQRS को, और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर PQRS ले, ये क्लोज टेस्ट लेके आओ। हालांकि क्लोज टेस्ट लेके आना ही था, मतलब ये कहना ही नहीं था आपका, क्योंकि मुझे स्टेनो के सारे क्वेश्चन ही कराने थे, तो क्लोज टेस्ट मेरी लिस्ट में पहले से ही था। लेकिन हाँ, अब आप लोग कह रहे हैं तो मैंने सबसे पहले जो है क्लोज टेस्ट को लिस्ट किया है। थोड़ा सा अगर मैं बता दूं कि पेपर में क्या पूछा गया, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता सकता हूं, ज़्यादा नहीं तो टोटल 55 क्वेश्चन आए हैं, समझे। टोटल 55 क्वेश्चन आए हैं। 55 क्वेश्चन जो है किस चीज़ के आए हैं, क्लोज टेस्ट के आए हैं, ठीक है। और अगर मैं पैसेजेस की बात करूं तो पैसेजेस के इस बार 80 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब आप समझ लो 80 क्वेश्चन जो है पैसेज के हैं, ठीक है। ये हमारा क्लोज टेस्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया होगा, सोच के देखो। मतलब एक, अगर मैं एवरेज आउट करने की कोशिश करूं, टोटल 9 शिफ्ट थी, ठीक है। टोटल 9 शिफ्ट थी। अगर मैं बात करूं तो आप ये मान सकते हैं कि एक शिफ्ट में एक क्लोज टेस्ट होगा। तो ऐसी 9 शिफ्ट में जो है 9 क्लोज टेस्ट हो गए। 9 पंजे 45, समझ लो कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन ही हो गए। अब इसको ले लो। अगर मैं पैसेजेस की बात करूं, टोटल 80 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब है एक शिफ्ट में अगर मैं 2 पैसेज मान लूं, अगर मैं मान लूं कि एक शिफ्ट में 2 पैसेज आए थे, तो आप बेसिक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पैसेज 5 नंबर का, 2 पैसेज कितने नंबर के, 10 नंबर के। टोटल 9 शिफ्ट थी। इसका मतलब कितने नंबर का होना चाहिए था, 90 नंबर का हमारा बेसिकली होना चाहिए था, या 90 नंबर का जो है पैसेजेस होने चाहिए थे। लेकिन पैसेज आए कितने नंबर के, 80। और क्लोज टेस्ट की बात करूं कितने नंबर के, 55, ठीक है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कुल मिला के कि इन 9 शिफ्ट में कोई 2 शिफ्ट ऐसी थी, इन 9 शिफ्ट्स में कोई 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 2 क्लोज टेस्ट आ गए, जिसमें 2 क्या आ गए, जिसमें 2 क्लोज टेस्ट आ गए। और इन 9 शिफ्ट्स में, जो पैसेज के लिए 9 शिफ्ट थी, उन पैसेज की 9 शिफ्ट में आप ये मान सकते हैं 2 शिफ्ट ऐसी थी, ठीक है, 2 शिफ्ट ऐसी थी जिसमें एक पैसेज आ गया, जिसमें क्या आ गया, एक पैसेज आ गया। कहने का मतलब है हर एक शिफ्ट में इन जनरल ऐसा हुआ है कि 2 पैसेज आए हैं और एक क्लोज टेस्ट आया। 15 नंबर का मसाला बना कुल मिला के। पहले थोड़ा ज्यादा आता था, पहले PQRS का वेटेज कम था, फिल इन द ब्लैंक का वेटेज कम था, अब ज्यादा हो गया। हालांकि मैं एक एनालिसिस की वीडियो लेके आऊंगा, और अगर आपको जनरली लगता है कि हाँ एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होगा तो जल्दी ही ले आऊंगा। हालांकि एनालिसिस की वीडियो में लेके आऊंगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपसे कह रहा था, एक शिफ्ट में जनरली 2 पैसेज आए हैं, एक शिफ्ट में जनरली 2 पैसेज आए हैं। लेकिन एक आधी शिफ्ट में ऐसा हुआ कि पैसेज एक आ गया, एक आधी नहीं, 2 शिफ्ट में ऐसा हुआ कि पैसेज एक आ गया और क्लोज टेस्ट कितने आ गए, 2 आ गए। लेकिन अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करता हूं इन जनरल, 9 में से 7 शिफ्ट में एक क्लोज टेस्ट आया है। 9 में से 7 शिफ्ट में कितना क्लोज टेस्ट आया, एक क्लोज टेस्ट आया। तो आप कहने का मतलब ये मान सकते हैं पिछले वाले पैटर्न को देखते हुए कि एक क्लोज टेस्ट आएगा, 1 से 2 आ सकते हैं, है ना। पैसेज कितने आए हैं, 2 आए हैं, हो सकता है 2 से 1 आ जाए, बस यही वेटेज है फिलहाल पिछले बार को देखते हुए। हालांकि ये चीज चेंज भी हो सकती है, मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा बड़ा होना चाहिए जितना इन्होंने दे रखा है। लेकिन हाँ, बेसिक ओवरव्यू यही है, ठीक है। आ जाओ जरा, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मुझे लगता है आपको अगर ये बात समझ में आई हो, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो टोटल ना, मैंने आपको बताया 55 क्वेश्चन आए, 11 सेट है। 11 में से 2 पैसेज भारी आए, ठीक है। 11 में से कितने पैसेज भारी, कितने क्लोज टेस्ट भारी आए, 2 क्लोज टेस्ट भारी आए 11 में से। बाकी भाई साहब 9 ऐसे हैं जिसको पूछो मत। अब ये जिसके माथे पड़ गए उसके माथे पड़ गए, शुरू के दोनों। देखो एक तो पहला वाला ठीक था, समझे। इसमें काफी चीजें तुम्हें सोचने समझने की मिलेंगी। एक तो पहला वाला ये है, और एक दूसरा वाला ये है साहब, कि भाई 2 से लेके 10 तक ये जो 2 जो है हमारे क्लोज टेस्ट थे, ये दोनों जो है भाई साहब कुछ मजेदार क्लोज टेस्ट थे जिन्होंने जान खाई थोड़ी सी, या मैं कहूं बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े से मुश्किल थे। लेकिन हाँ, इसके अलावा भाई, इसके अलावा बाकी क्लोज टेस्ट आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा तुम कहोगे सर हो सकता है आपको आसान लग रहा है मैं भी सॉल्व कराऊंगा, तुम देखना जी, जनरली आसान है, ठीक है। दूसरी बात, हमारी अप्रोच क्या होती है इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है मैं अगर थ्योरी में तुम्हें बहुत बातें बताऊंगा, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू वर्क, कि वो चीज़ काम कर पाएगी तुम्हारे लिए। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम देखेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। एक चीज़ और है, देखो क्लोज टेस्ट ना मेरे पढ़ाने से या आपके पढ़ने से मतलब बहुत फर्क है, मेरे पढ़ाने में और आपके खुद के पढ़ने में।
थोड़ी बहुत आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक होनी चाहिए। अगर रीडिंग स्किल्स थोड़ी बहुत भी ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हो, बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो काम नहीं चलेगा। सेम मैंने जैसे पीक्यूआरएस में बताया कि बहुत सी जगह बिना मीनिंग के काम चल जाता है, बट दे आर सर्टेन सेंटेंसेस जिनमें आपको मीनिंग पता होना ही होना चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। सो थोड़ी स्किल्स जो है, थोड़ी रीडिंग स्किल्स तो ठीक होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा जितना बच सकते हैं उतना बचें। जैसे एक दो पैसेज तो ऐसे है जिसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक दो पैसेज तो ऐसे पूछे गए जिनमें क्वेश्चंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, या 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व हो जा रहे हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। मुझे लगता है एक और दो बाद में कर लेंगे, थोड़े से मुश्किल है, थोड़े से क्या बाकी कंपैरिजन में मुश्किल है। बाकी 3 से लेके हम बाकी सॉल्व जो है सेट जो है वो सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा देखिएगा, मुझे लगता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 मुझे लगता है तो आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम देना चाहिए इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ने का टाइम देना चाहिए। मैं इसको बड़ा कर दूं कि अगर आप कहें तो? ठीक है साहब, ये आगे देखो, इससे बड़ा तो क्या ही करा जाएगा। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 6/8/2025 को शिफ्ट 2 में, ये लिखा ऊपर, ठीक है। देखो, अगर जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं, बोले सर पहले ऑप्शन पढ़ लें क्या? क्लोज टेस्ट में ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले पैसेजेस में ऐसा होता है कि पहले ऑप्शन पढ़ने की कुछ फायदे हो जाते हैं कि पैसेज तुमने सॉल्व करा तो तुमने ऑप्शंस कुछ पहले पढ़ लिया और उसका तुम्हें फायदा भी हो गया। पैसेजेस में तो ऐसा होता है, लेकिन मैं तुमसे पूछूं क्लोज टेस्ट में, भाई क्लोज टेस्ट में ऐसा नहीं होता। क्लोज टेस्ट में सातों सात ऑप्शन पढ़ लो, या अगर तुम्हें लग रहा नहीं समझ में आ रहा तो अगले वाले को देख के पढ़ लो। जनरली क्लोज टेस्ट में यही होता है, या तो तुम साथ साथ पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, तुम पढ़ते भी रहना। या तो तुम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई जैसे माना तुम 11 नंबर पे आए, है ना, तो तुम इसके बाद यहीं पे तुम ऑप्शन देख लो कि क्या बात चल रही है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया पैसेज क्लोज टेस्ट तो, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लेना वापस आके। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्व करने का तरीका यही है। ट्रिक वगैरह ऑप्शन को देख के लगती है, क्या लग सकता है क्या नहीं, ठीक है। देखो भाई, स्टार्ट करूं मैं या टाइम लूं? मुझे नहीं लगता कि टाइम की ज़रूरत है। वैसे हैं तुम लोग तो होशियार हो यार, तुम सारे, है कि नहीं? 11 से 15 देखो। देखो, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं ना, ठीक है, नहीं, ऑप्शंस की तरफ जाऊं, देखो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पढ़ना था ठीक से, तो पॉज कर लेना, उसको पॉज करके पढ़ लेना, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। पॉज कर लो फिर पढ़ लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, इसलिए मैं प्रीमियर करता हूँ वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पेपर आ रहा है पास में, मैं तुमसे पूछूं 4 बात तुम बताओ, तुम 4 ऑप्शंस के जवाब दो। अपना जब प्रीमियर होती है तब लिखा करो, अच्छी बात है, उससे क्या होता है तुम्हारी कंटिन्यूटी बन जाती है अगर तुम लिख रहे हो तो। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा ध्यान यहाँ दूँ, मैं समझाने पर ध्यान ज़्यादा दूँ, ठीक है। आ जाओ जरा, पहला क्वेश्चन, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। 11 नंबर में अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब रखनी है भाई। आ जाओ जरा, देखना जरा, देखो पढ़ लो। आप कह रहे हो ट्रुथ ऑफ द सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल लाइज इन इट्स इमीडिएट सर्टेनिटी, बट इन द dialectical movement of its becoming consciousness in its pursuit of knowledge initially assume that its object is something external and independent, yet through the labor of experience it discovered that this object is not truly separate but by consciousness itself। भाई अगर तुम समझो, मैं आगे आ गया हूँ क्या? एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि भाई प्रॉपर वर्ब बता दो, बोले यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया सर, आपने क्या बात कही। बोले मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बात कही, लेकिन एक बात बताओ अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, ये आंसर ग्रामर दे देगी। ये आंसर क्या दे देगी? ग्रामर दे देगी आंसर। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी ग्रामर की समझ है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैंने भी कुछ ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने तुम्हारे लिए पढ़ लिया कि मैं पढ़ के दिखा दूं, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। पूछो कैसे, आ जाओ जरा, एक बार देखना जरा। अगर तुम ध्यान से देख पाओ, तुमसे ये पूछ रहा है टेंस क्या है, वो तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है क्या आएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? बोले मुझे सोचना वहां पड़ेगा। जैसे 4 ऑप्शन है, यील्ड है, जस्टिफिकेशन है, डिटैचमेंट है, रिट्रैक्शन है, 4 मीनिंग अलग अलग है साहब, तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा मीनिंग मैच करेगा, है कि नहीं। जरा पहला वाला ऑप्शन को देखना यार। अगर तुम इसमें देखो, मैं तुमसे इसके लिए कहूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ, है ना, ये 4 ऑप्शन देख के बताओ, इन 4 ऑप्शन का मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ जरा। इन 4 ऑप्शन का मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे देख के बताओ। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, छोड़ो। मैं आपसे पूछूं ये 4 ऑप्शंस बताओ। अरे यार, एक आईएनजी फॉर्म है, एक सेकंड फॉर्म है, एक फर्स्ट फॉर्म है, और एक क्या है इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। आफत क्या है? वर्ब भी तो पूछिए आपसे, जरा देख लो। अब तुम जब
पैसेज को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो मुझे लगता है दिख रहा होगा, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें दिक्कत हो रही देखने में तो थोड़ा सा पिक्सल अपने अच्छे बढ़ा लो, 720 पे देख लो, है ना, 720 पे साफ दिखेगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने वो डिस्प्ले लग रही है, मुझे दिख रहा है, ऐसे मुझे साफ दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ हाँ जी, यहाँ पे आपको वर्ब रखनी है, मैं पूछूं वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, बस ये पूछ रहा है। इट डिस्कवर्स दैट, ये बात डिस्कवर होती है कि दिस ऑब्जेक्ट इज, अब देखो मुझे बताओ, इज यहां पर इज आ गया, नॉट ट्रूली सेपरेट बट, अब यहां पर कुछ वर्ब रखोगे, ये वर्ब के साथ क्या आ गया, इज आ गया। अरे बताओ, बट को हटा, ये जो है ये वाला हिस्सा इसको हटा भी दो, तो ये इज, ये जो बट के बाद जो वर्ब लिखी है यहां पे कॉमन आपने इज लिख रखा होगा। दिस ऑब्जेक्ट इज बाय कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, दिस ऑब्जेक्ट इज, अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद वर्ब लिखोगे। अब तुमको भैया ये वाली बात का क्या करूं, इज नॉट ट्रूली, अब देखो ये वाली बात ना एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, आप अगर इसको छोड़ दो तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इजएमआर के साथ यहां पर वर्ब की फॉर्म आनी है, क्या आनी है, इजएमआर के साथ वर्ब की फॉर्म आनी है। अब इजएमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इजएमआर अकेला आता है तो वो मेन वर्ब बनता है साहब, क्या बनता है, मेन वर्ब। अगर मैं आपसे कहूं इजएमआर जो है अपने साथ कोई वर्ब लाया है तो भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, या तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। दो ही पॉसिबिलिटी होती है इजएमआर के साथ, या तो आईएनजी फॉर्म आती है, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। अकेला आता है तो मेन वर्ब होता है, जब जब ये अकेला आता है तो लिंकिंग वर्ब बनता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान जाओगे, जब जब अकेला आएगा लिंकिंग वर्ब कहलाता है और मेन वर्ब के रूप में काम करता है। अगर किसी और वर्ब के साथ आया है तो या तो आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम बात समझे तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इजएमआर के साथ यहां पर पैसिव वॉइस है, क्या है जरा देख लो। तुम अगर ये भी देखो कि बाय लिखा है, बाय लिख के तुमने कहा जो है कॉन्शियसनेस, भाई तुम्हें अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई और प्रूफ चाहिए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो भाई हिमालय मिल सकता है, समझे, नहीं यहां तो नहीं मिल पाएगा। बाय लगा है, इजएमआर लिखा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी साहब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो जरा देख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गई, ये रही। बी फॉर बॉल मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या कह रहा है पैसेज, मुझे इतना पता है कि मुझे टेंस की नॉलेज है कि इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि बाय लगा है, पैसे वही से, जय माता दी, हो गया काम, चलो आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूं साहब क्योंकि बार बार परेशान करेगा खुलने में। अब आ जाओ इस पे वापस, ठीक है। देखो जी, आपने उसके बाद कहा ब्ला 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 ब्ला, कुछ अपना आगे तुम बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन यहाँ है ना, ये 12 नंबर, कोई बात नहीं, चर्चा कर लेते हैं। द अपेरेंट ड्यूअलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज दस sublated in the dialectic revealing that knowledge is not the passive reception of an external truth but an active process or blah 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 in which consciousness shapes and its own reality। भाई साहब फिर से वही बात, बोले यार पता नहीं क्या क्या लिखा है, इतनी भारी भारी बात लिखी, क्या करूं, करने की जरूरत कहाँ है, देख लो जरा, काम की बात पढ़ लो, जहां से लाइन तुम्हारे मतलब की बन गई। आप कह रहे हो कि नॉलेज इज नॉट पैसिव रिसेप्शन, ज्ञान जो है वो पैसिव रिसेप्शन नहीं, रिसेप्शन मतलब ग्रहण करना, पैसिव मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, है ना, ऑफ एन एक्सटर्नल ट्रूथ बट एन एक्टिव प्रोसेस। जो नॉलेज है, आपने यहां कहा, देखो ये बात थोड़ी सी समझो कि नॉलेज जो है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। नॉलेज क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इन विच कॉन्शियसनेस शेप्स एंड इट्स ऑन रियलिटी, जिसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस मतलब तुम्हारा सचेत होना। अगर तुम्हें मीनिंग नहीं पता, ऑप्शन देखो एक बार, बताओ भाई। अब तुम एक बात बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद 12 नंबर ये है साहब, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, इंटरप्ट और डिसअब्यूज। अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि जब जब एंड आता है तो अपने साथ, जब जब एंड आता है तो अपने साथ क्या लेता है, एंड अपने साथ वर्ब की मतलब एंड अपने साथ हमेशा सेम चीजें लेता है। एंड से पहले लिखा है इन विच कॉन्शियसनेस शेप्स, कॉन्शियसनेस क्या करती है, शेप करती है, और कुछ और भी करती है साहब, इन इट्स ऑन रियलिटी, अपनी खुद की रियलिटी। मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कॉन्शियसनेस शेप करती है। कॉन्शियसनेस मतलब सचेत होना, किसी चीज को लेके अपना विवेक यूज करना, दिमाग यूज करना। कॉन्शियसनेस को शेप करा जाता है नॉलेज में, थोड़ा थोड़ा समझो, ज्यादा मीनिंग नहीं लगाना। नॉलेज में कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं, शेप करते हैं, और भी कुछ करते हैं, बोले पता नहीं क्या करते होंगे, कुछ करते होंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको कहूं तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पॉजिटिव बात चल रही है, नेगेटिव बात चल रही है। इतना तो समझ सकते हो सोच के कि पॉजिटिव कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर हम नॉलेज को रिवील करें तो पैसिव रिसेप्शन एक्सटर्नल ट्रुथ का नहीं है बट एन एक्टिव प्रोसेस। नॉलेज जो है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, इन विच, जिसमें क्या होता है, नॉलेज में क्या होता है, कॉन्शियसनेस शेप होती है। कॉन्शियसनेस मतलब एकदम सचेत हो जाता है दिमाग जब तुम्हारे पास ज्ञान होता है। तो उसके बाद आप ब्ला ब्ला कुछ कह रहे हो, तो इतना मोटा मोटा मीनिंग तो इतना तो समझ में आना चाहिए। इतना भी नहीं आएगा तो फिर कौन मदद करेगा तुम्हारी, तुम खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो।
मुझे एक बात पता चल गई कि पॉजिटिव बात आनी है। अगर तुम ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव आएगा तो इंटरप्ट नेगेटिव है, अब्यूज का डिसअब्यूज क्या है, नेगेटिव है। अब आप कहोगे नॉलेज ट्रांसफर होती है, नॉलेज ट्रांसपोर्ट होती है। अरे नॉलेज सब्जी थोड़ी है ट्रांसपोर्ट करोगे कि बोले भैया ट्रक में उठा के दे दी नॉलेज, ऐसे होता तो मैं पहुंचा देता तुम्हारे पास जितनी मेरे पास है ना, काम हो जाता सबका। ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती साहब, क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। नॉलेज को क्या करा जाएगा, ट्रांसफॉर्म करा जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ऑप्शन को देख के तुम्हें समझ में आएगा ट्रांसपोर्ट तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया लेके जाने वाला, ट्रांसफॉर्म मुझे जेन्युइनली बताना वास्तव में जरूरत पड़ी उसकी, अभी वो नहीं है, वहां जरूरत है ही नहीं। तुम खुद सोच लो, समझे, अगर तुम थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओ कि वहां जरूरत है। अरे एंड से पहले पॉजिटिव बात लिखी है तो 99.99% पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बाद में भी पॉजिटिव होगी। एंड से पहले नेगेटिव लिखी है तो एंड के साथ भी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ये जो है एंड हो गया कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाता है। अगर तुम नहीं जानते हो, एंड जो है वो कोरिलेटिव कंजक्शन है, वो सेम चीजों को जोड़ता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो बस वही है कि मैंने अंदाजा लगाया, कॉन्शियसनेस, नॉलेज से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब दिमाग का एकदम विवेक, है ना, कॉन्शियस होना। अब तुम कॉन्शियस समझते होंगे, मुझे लगता है कॉन्शियसनेस शेप होती है और ट्रांसफॉर्म होती है। बस हो गया काम, आगे आ जाओ। अब बोले जी मैं आगे भर दूं कुछ, आ जाओ जरा, कोई बात नहीं। मैं फिर से वही बात कहता हूं, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओ, ज्यादा नहीं। पहले तो ऑप्शन देख लो, जरा देखना 13 नंबर के लिए वो तुमसे क्या पूछ रहा है। यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब अंडरमाइन, अंडरमाइन की अप्रोप्रिएट वर्ब यूज कर दो। फिर से वही बात, वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि भाई 4 अलग अलग ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आएगा, या 4 अलग अलग ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आएगा। वो तुमसे ये पूछ रहा है, बेटे ग्रामर जानता है, बोले साहब जानता हूँ, बोले अच्छा तो बता क्या आएगा। वो तुमसे ये कह रहा है बस। एक बात तो पक्की है कि बी फॉर बॉल नहीं आएगा। अभी बता के आया हूँ, वाज वर्ब के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। वाज वर्ब के साथ या तो आईएनजी आती है, थर्ड फॉर्म आती है, या तो आईएनजी आती है थर्ड फॉर्म, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और इजामार के साथ आईएनजी फॉर्म मान लेते हैं साहब। अब तुम, मैं कह रहा हूं तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो केवल ऑप्शन पढ़ रहा हूं, मैं पैसेज पढ़ ही नहीं रहा। अगर तुम एक बार जरा देखना, इस पूरे पैसेज को पढ़ो, तुम वर्ब देख लो सारी, कुछ मत समझो, ये सोचो पैसेज की टोन कैसी चल रही है, बात पास्ट की चल रही है, बात प्रेजेंट की चल रही है, बात फ्यूचर की चल रही है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही पूरा पैसेज बनाया गया। फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मतलब एक्शन की फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, कोई एक्शन बार बार हो रहा है। आई गो टू टेम्पल मतलब मैं मंदिर जाता हूं, जाता हूं का मतलब है रोज ही जाता हूँ या बार बार जाता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जरा देखना, लाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म साहब, फर्स्ट फॉर्म। बट एज्यूम्स वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इजमार भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डिस्कवर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैं केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि क्या तुम्हें करना पड़ेगा या क्या कैसे तुम नंबर पकड़ सकते हो। आ जाओ जरा, सब्जेक्ट अनफोल्ड्स वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ठीक है, और बता दूं क्या, देखो हैज हैव, टू हैव अटेंड, हैज हैव भी प्रेजेंट को ही दिखाएगा, मतलब हैज हैव कहीं आया वो भी प्रेजेंट की ही बात करेगा। ठीक है, एनकाउंटर्स, सीक्स, ठीक है, आ जाओ जरा। अब देखो यहाँ आ गए तुम, यहाँ तुम्हें वर्ब भरनी है। यार एक बात बताओ, तो कुल मिला के तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि पैसिव की टोन कैसी है, पैसिव की जो है क्लोज टेस्ट की टोन कैसी है। क्लोज टेस्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चल रहा है, कहने का मतलब इन्फॉर्मेटिव है, वो बात की, किसी बात की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे करते हैं तो वैसे करते हैं, दिमाग में ये होता है तो दिमाग में वो होता है, फलाना ढमकाना, ये सारी बातें चल रही हैं। इसका मतलब जो बात आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। अगर तुम बात समझे तो बात पास्ट की नहीं है, एक तो किसकी है, प्रेजेंट की है, और मैंने कहा कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, है ना, वही बात चल रही है। तो आपने अंडरमाइंस ऑप्शन लगा दिया, बाकी दोनों को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो ऐसा मत सोचना कि हर एक पैसेज में ऐसा हो जाएगा, कहीं कहीं काम आता है, कहीं कहीं नहीं भी आता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे मैंने ये चीज़ें बता रहा हूँ, कई बार तुम भागम भाग में हो, अरे भाई बस समय कम है, जल्दी से जो है टिक कर दूँ और चलूँ, तो मैं उस सिचुएशन के लिए भी कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कई बार टाइम नहीं होता तो तुम पैसेज की टोन देखी, उस हिसाब से तुमने आंसर लगा दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसेज देखने की जरूरत थी नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत थी कि इजमार के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी साहब, थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने लगा दी। ठीक है, यहाँ निगेटिव मीनिंग नहीं पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, एंड से एक तरफ पॉजिटिव, एंड के दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो तुमने यहां देख लिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बात है नहीं। ठीक है, आ जाओ जरा, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि भाई आ जाओ, चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, नेक्स्ट आ जाओ जरा। द मास्टर, इसके बाद लाइन कौन सी है, ये वाली है ना,
in reducing the slave to a mere instrument deprives himself to a fully realized recognition. Meanwhile, the slave through labor and self transformation attains a deeper awareness of autonomy, or demonstrating that freedom is not given but achieved through negation. अब देखो फिर वही बात, देखो यहां से मैं कह रहा हूं फिर से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आसपास का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो देखो। जब तुम्हें पैसे सॉल्व कर ही रहे हो तो, या क्लोज टेस्ट सॉल्व कर ही रहे हो तो जरा देखो। आप कह रहे हो फ्रीडम इज नॉट गिवन, कि आजादी जो है वो एकदम दी नहीं जाती है ना। अचीव्ड, आजादी को क्या करा जाता है, अचीव करा जाता है, किसके थ्रू, निगेशन के थ्रू। निगेशन मतलब किसी बात के लिए नकारना है ना, किसी बात को क्या करना, नकारना, मना करना, ठीक है, नकारना या मना करना। मुझे लगता है तुम इतनी बात तो समझते होंगे। निगेशन, निगेशन में निगेटिव आया है, निगेटिव 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 एडजेक्टिव होता है, निगेशन नाउन होता है। तो निगेशन जो है मना करना, तो वो कह रहा है कि फ्रीडम जो है अचीव करा जाता है किस तरीके से, थ्रो मतलब माध्यम क्या है अचीव करने का, निगेशन, कैसे करके, कोई चीज तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है तो तुम मना करोगे। एंड फिर से वही बात, मैंने तुमसे क्या कहा, एंड से पहले जैसा शब्द, एंड के बाद वैसा शब्द। एंड से पहले कैसा, निगेशन कैसा शब्द है, निगेटिव है साहब। तो कोशिश करो कि यहां भी कैसा ही शब्द है, नेगेटिव है। कि फ्रीडम कैसे मिलती है, मना करके या कुछ और करके इस तरीके का जिससे हम आजाद हो सकें। तुम ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो, फ्रीडम कैसे मिलती है, कैसे अचीव करी जाती है। ऑप्शन देख लो साहब। अब मैंने आपसे कहा किस तरीके से, ईल्ड, ईल्ड होता है भाई साहब उपज। ईल्ड क्या है, तुम्हारी उपज है, खेती वेती करी, कुछ उपज हुई। तो मुझे बताओ, यहां तो मुझे लगता नहीं कुछ मतलब है इसका। हालांकि ये खेती से अलग भी ईल्ड का यूज हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जो फ्रीडम है उसके लिए ईल्ड का कोई जो है कोई चीज तुम बढ़ा रहे हो, कोई चीज उपज कर रहे हो, उसका कोई मतलब है नहीं। और वैसे भी ये पॉजिटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द है भी नहीं, ठीक है। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन जस्टिस से बना है, पॉजिटिव शब्द है, तो आपको, मुझे लगता नहीं पॉजिटिव की आपको जरूरत है। उसके अलावा दो शब्द बचते हैं एक बचता है क्या, डिटैचमेंट, एक बचता है क्या, रिट्रैक्शन। देखो रिट्रैक्शन होता है बेसिकली क्या, एक तरीके से त्याग, ठीक है, नहीं त्याग कह लो, सेक्रीफाइस कह लो, ठीक है, या मतलब ऐसा कह लो। रिट्रैक्शन होता है मतलब अपनी बात से, तुमने कोई बात कही उसको वापस ले लिया, वो एक तरीके से रिट्रैक्शन है। तुमने अपनी कही हुई बात को वापस ले लिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कि भाई इससे किसी का वो नुकसान हो जाएगा, वैसा नुकसान हो जाएगा, उसको रिट्रैक्शन बोलते हैं। रिट्रैक्शन देखो ट्रैक्ट से आ रहा ना, अपनी बात से, अपने ट्रैक से तुम वापस आ गए। कोई चीज थी, कोई सिचुएशन थी जो तुम्हारे सामने पड़ गई है ना, और तुम्हें उस वजह से अपने बात से पीछे हटना पड़ गया, अपनी बात से वापस आना पड़ गया, तो उसको रिट्रैक्शन बोलेंगे। एक बचा डिटैचमेंट। अब देखो सैक्रिफाइस या त्याग की बात करूं, ये भी पॉजिटिव वर्ड ही है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। या अपनी बात से तुम पीछे हट रहे हो किसी मजबूरी को लेके, कोई रीजन तुम्हारे सामने रहा, तो भी मैं इस बात के लिए कहूं कि तुम सैक्रिफाइस या त्याग की बात करोगे नहीं, ठीक है, नहीं। आप मान रहे हो कोई चीज को तुमने एडमिट कर लिया, चीज फॉल्स है, झूठी है, और उस वजह से आपने उस बात से अपनी बात से पीछे हट गए, तो उसके लिए जो है रिट्रैक्शन का यूज कर लेंगे। अब फिर इसके अलावा ऑप्शन बचा क्या, इसके अलावा केवल एक ऑप्शन बचा, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब क्या, अगर किसी से लगाव खत्म कर दोगे, अगर तुम थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर आज़ादी की बात हुई है। आज़ादी कैसे मिल सकती है, डिटैचमेंट से। अगर तुम्हें किसी चीज़ से लगाव हो गया, बोले यार ऐसा चल रहा है, ठीक है, गुलामी कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, 2 रोटी टाइम की मिल रही, नहीं साहब, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो डिटैचमेंट के थ्रू फ्रीडम मिल सकती है, किसके थ्रू, डिटैचमेंट के थ्रू। तो मैंने वही बात आपसे कही, नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, तो नेगेटिव हमारे पास कौन सा था, सी फॉर कैट था। अगर तुम बात समझे हो तो मुझे लगता है ठीक बात है, आगे आ जाओ। सॉरी, समझे ना, आ जाओ फिर से देख लो जरा। उसके बाद वो कह रहा है मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन यहाँ पे एक इटसेल्फ आया, देखो मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ। अब इसके बाद आगे देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो ये पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी आने शुरू हुए हैं जब से एडिक्यूटी बाजार में आया है। जब से एडिक्यूटी आया है तब से ही ये चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। ये बेसिकली टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता था, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ भी शुरू हो गया। क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन, की कौन सा प्रोनाउन है वो बता दो साहब। भाई जिसके साथ सेल्फ लग जाता है ना तुमसे पूछ रहा है कौन सा प्रोनाउन है जिसके साथ सेल्फ या फिर सेल्फ, ये प्लूरल के साथ आता है, सेल्फ सिंगुलर के साथ आता है। जिसके साथ सेल्फ या सेल्फ लग जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक। दो ही बन सकता है,
जिसके साथ सेल्फ या सेल्फ लग जाए दो प्रोनाउन बनता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, एम्फेटिक बनता है। रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में क्या फर्क है, चलो खैर इतना बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में एम्फेटिक है नहीं, है ना। जिसके साथ सेल्फ या सेल्फ लगता है कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, आगे चलते हैं। पहला पैसेज पूरा हो गया साहब, ठीक है, पहला पैसेज क्या हो गया, पूरा हो गया। पैसेज नंबर दूसरे की बात करते हैं, हालांकि एक दो हमने छोड़ दी, सेट नंबर इस पे आते हैं, नेक्स्ट पे। बताओ साहब, इसको तुम पढ़ोगे तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कितना आसान पैसेज है। कि पैसेज मतलब मैं कहता इसलिए हूं क्योंकि ये वो इसी क्लोजेस्ट कह लो, मेरी आदत है पैसेज ही बोलते रहने की, क्योंकि वो इन जनरल टर्म ईजी होता है बोलना, ठीक है। एक बार पढ़ो जरा, एक दो मिनट का टाइम ले लो, ज्यादा तो दूंगा नहीं, थोड़ा सा ही ले लो। देखो अब ये छोटा भी है साइज में, तुम इसको पढ़ भी सकते हो पूरा, जैसे वो पुराना वाला था सेट नंबर 3 का, जो सेट 3 था, या मैं तीसरे पैसेज की बात करूं, वो बहुत बड़ा पैसेज था यार। उस पूरे पैसेज को पढ़ने में लग जाते तो टाइम बड़ा खराब हो जाता। हालांकि अब तो तुम्हारे पास समय ही समय है, अब तो तुम्हारे पास, अब तो तुम्हें कौन मना करे समय को, तुम्हारे पास पूरा समय है, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं। टाइम ही टाइम है साहब, 60 मिनट मिल गए हैं SSC में इंग्लिश को, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ऑप्शन चाहो तो एक बार देख लो, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं, 16, 17, 18, देखो 16 उधर, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। बड़ी जो है सुंदर PDF जो है बनाई गई है, लर्न इंग्लिश विद निर्भय उधर लिखा है, और इधर लिखा है कौन सी शिफ्ट में आया है, ठीक है। जूम करने की अगर आवश्यकता है तो बता दीजिए, मुझे लगता नहीं वैसे जरूरत होगी, लेकिन फिर भी कर देते हैं साहब, आपके लिए सुविधा जो है बिल्कुल दी जाएगी अगर है तो, ठीक है। चलो साहब, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा सीधे, ठीक है। फॉर मैनी यंग प्रोफेशनल्स चूजिंग अ करियर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग अ सैलरी। बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स जो है वो, उनके लिए करियर चूज करना बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग सैलरी नहीं रहा। अब पहले जमाने में ऐसा था पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो आदमी गधे की तरह काम कर रहा है, लेकिन टाइम बदल गया। कह रहा है कि चूजिंग अ करियर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग अ सैलरी, इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन वॉट दे डू। क्या है, अगर आप कह रहे हैं कि करियर का मतलब किससे है, फाइंडिंग मीनिंग इन वॉट दे डू, जो तुम करते हो उसमें तुम्हें मीनिंग मिलना चाहिए, तुम्हारा कोई जो है अर्थ हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे मीनिंग मिलता है ना। मुझे लगता है कि भाई पढ़ाना, मुझे मजा आता पढ़ाने में, समझे। तो जॉब भी अच्छी चीज़ है भाई, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मुझे लगता है जरूरत है, जिसको जिसको जो कंडीशन है, जरूरत है, उस हिसाब से जॉब करो, बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारे पास अगर कुछ और चीज़ है देने के लिए, कुछ और चीज़ है करने के लिए, कि आप कोई चीज़ बेहतर कर सकते हो, तो यू मस्ट फॉलो भाई, तुम्हें करना ही करना चाहिए, चाहे कैसे भी करो, है ना। चाहे कोई भी सिचुएशन आ रही है सामने, फॉलो करो अपने ड्रीम को भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं, वही चीज़ है। तो वो कह रहा है कि यंग प्रोफेशनल के लिए करियर चूज करना वो जो है केवल सैलरी नहीं है, इसका मतलब है फाइंडिंग मीनिंग इन व्हाट दे डू। जो भी वो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उनका मीनिंग हो। Some are drawn to high paying jobs while others feel more working in field that align with their profession values. Some are drawn to high paying jobs. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो किस पर खींचे चले जाते हैं, बोले जी हाई पेइंग जॉब मिल गई, मुझे तो बहुत पैसे मिल गए, अच्छे पैसे वाली जॉब मिल गई, अब चाहे मेरी मर्जी का काम है नहीं है मैं करूंगा। लेकिन वही वाली बात होती है, मर्जी का काम नहीं होता तो 4 दिन अच्छा लगता है, फिर बुरा ही लगता है। वाइल अदर्स फील, कुछ जबकि कुछ अदर लोग जो हैं, जो कुछ अलग यंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जिनको मीनिंग चाहिए अपनी जॉब में, वो क्या सोचते हैं, फील मोर वर्किंग इन फील्ड दैट अलाइन का मतलब जो उनके साथ जुड़ के चले एकदम, विद देयर पर्सनल वैल्यूज। उनकी कुछ पर्सनल वैल्यूज है कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, इस तरीके से मुझे काम करना है, ये चीज करनी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फील मोर। अब तुम्हें क्या देखना है, यहां देखना है, सम पीपल फील मोर चैलेंज्ड, कंफर्टेबल, प्राउड या फुलफिल्ड। बताओ भाई। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्या फील करते हैं, चैलेंज फील करते हैं, कुछ लोग प्राउड फील करते हैं। देखो पता है, जब तुम खुद सोचोगे इस वाली बात को तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या हुआ भाई, ओहो अच्छा, एक पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तुम अगर ये देखो तो तुम इसमें खुद समझोगे भाई। कह रहे हो कि अदर जॉब्स फील मोर वर्किंग इन फील्ड्स, कुछ जो अदर लोग हैं वो ज्यादा महसूस करते हैं वर्किंग इन फील्ड, ऐसे फील्ड में काम करना जो उनकी वैल्यू से जुड़ा हो। ऐसे वो क्या महसूस करते हैं, सोच के देखो। वो महसूस करेंगे साहब अपने आप में कंफर्टेबल या अपने आप में फुलफिल्ड, अपने आप में भरा हुआ। फुलफिल्ड मतलब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मुझे मजा आ रहा है, तो मैं फुलफिल्ड हूं, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, मैं किसी चीज को कर पा रहा हूं। कंफर्टेबल तो हो सकता है तुम किसी दूसरी जॉब में भी हो, कंफर्टेबल तो हो सकता है कि तुम किसी दूसरी जॉब में भी हो। गवर्नमेंट जॉब कोई कर रहा है तो उससे ज्यादा क्या कंफर्टेबिलिटी है चीजों में, भाई आदमी कंफर्टेबल रहता है, एटलीस्ट सिक्योरिटी रहती है, सब कुछ रहता है दिमाग में, आदमी चिल रहता है। तो कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल तो हो सकता है बेकार जॉब में भी हो, या ऐसी जॉब में हो जो उसके मन की नहीं है, लेकिन हाँ हाई पेइंग जॉब है, कंफर्टेबल तो होगा, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वैल्यूज कैसे मैच होंगी, जब तुम अंदर से फुलफिल्ड होगे एकदम कि यार एक तो बढ़िया चीज है, ठीक है, तो आपका आंसर डी फॉर डॉग बनेगा। मुझे लगता है बात समझे होंगे आप। नेक्स्ट देखो, मैं जो हूं गड़बड़ कर देता हूं, इधर आओ,
ठीक है, दिस ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन पैशन एंड पे चेक हैज लेड टू दो डिसीजन टफ डिसीजंस फॉर मैनी। कह रहा है ये जो पैशन और पे चेक, तुम्हारा पैशन तुम्हें फॉलो करना है और पे चेक तुम्हें पैसे भी देखने हैं, उसके बीच का जो सफर है ये बहुत बहुत ज्यादा क्या रहता है, टफ रहता है फॉर मैनी। बहुत से लोगों के लिए डिसीजन बड़ा टफ है कि यार ये कैसे हो पाएगा। वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, हालांकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, पैसे जरूरी है साहब, ठीक है नहीं। इग्नोरिंग वंस ट्रू इंटरेस्ट कैन लीड टू, इग्नोरिंग वंस इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट को अगर तुम इग्नोर करोगे, खुद के इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे तो कैन लीड, उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कुछ भी होगा पता नहीं। अगर इंटरेस्ट को जो है अगर तुम खो दोगे, इग्नोर करोगे अपने इंटरेस्ट को, तो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ होगा। तो कुल मिला के बताओ 17 नंबर में पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए नेगेटिव। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान ही होगा, फायदा तो होगा नहीं। भाई इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहा, बड़ा फायदा हुआ, इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड आना चाहिए 17 में। देख लो साहब जरा, लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी। अरे यार नेगेटिव शब्द चाहिए, सक्सेस मिल जाएगी। अब बताओ, दो ऑप्शन बचे, बर्नआउट और बोर्डम। देखो मेरे हिसाब से बर्नआउट ज्यादा बेहतर शब्द है जो इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। बर्नआउट होता है नॉट बीइंग एबल टू वर्क एनी मोर। बर्नआउट क्या होता है, नॉट बीइंग एबल टू, नॉट बीइंग एबल टू वर्क एनी मोर, ठीक है साहब। अब उस चीज को लेकर और काम नहीं कर पा रहे, तुम किसी काम को लेकर बहुत इतना बुरा लगने लग गया तो तुम बर्नआउट हो रहे हो। बर्नआउट मतलब नहीं भाई मेरे से ये काम नहीं होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम लगातार लेक्चर्स ले रहे हैं, एक बार उस टाइम के बाद एक बार लगता है कि नहीं यार, एक दो दिन का ब्रेक ले लेते हैं, 5-7 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, बर्नआउट फील कर रहे हैं, अभी थका थका फील कर रहे हैं, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा बोर्डम जो है, ये बेसिकली बोर्डम तो आप ऐसे मान लो कि इमोशनल या मेंटल स्टेट होती है ना आपकी, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ चैलेंज आ जाए, है ना। जब आप कहें कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना, वो भी चीज ठीक है। लेकिन बर्नआउट इज अ बेटर जो है हम कह सकते हैं ऑप्शन इस सिचुएशन के लिए, नॉट बीइंग एबल टू वर्क एनीमोर, कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फिर तुम बर्नआउट हो जाओगे, फिर तुम उस काम को और नहीं कर पाओगे। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डी भी आ सकता है, भाई डी भी सही है, प्रेजेंट के मीनिंग के हिसाब से डी भी सही है, लेकिन पता है क्या, कुछ लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से फिक्स होते हैं, ठीक है, कि भाई इस शब्द के साथ यही बात फिक्स होगी। अब मैं तुमसे कहूं कि बी और डी में कोई खास अंतर नहीं हो सकता, या मैं तुमसे कहूं कि कोई इस बात को 100% प्रूव कर दे कि यहां पर बी सही है और डी गलत है, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, लैंग्वेज की प्रेफरेंस है, कहां पर कौन सा शब्द जो प्रचलन में है, कहां पर कौन सा शब्द यूज करा जाता है, किस शब्द के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज करी जाती है, वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है नहीं, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है। तो वही कारण है कि बर्नआउट बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि इन जनरल जब हम जो अगर आप IT सेक्टर में चीजों लोगों को देखते हैं तो वहां पर बर्नआउट शब्द बड़ा कॉमन है, ठीक है, कि भाई मैं बर्नआउट हो रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं और काम करना, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट सजेस्ट दैट अ बैलेंस अप्रोच इज पॉसिबल। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं बैलेंस अप्रोच पॉसिबल है। वन कैन परस्यू अ स्टेबल जॉब एंड स्टिल न्यूटर देयर पैशन थ्रू पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम काम के साथ भी आदमी अपना पैशन को कंटिन्यू रख सकता है। वॉलंटियरिंग और क्रिएटिव आउटलेट्स, ठीक है साहब, वॉलंटियर कर ले भाई, तुम्हें लग रहा है ये काम करना चाहिए मुझे, इस काम में मुझे जो है पब्लिक वेलफेयर में मजा आता है, तो वॉलंटियर कर लो भाई, जाके जॉब के बाद कोई काम कर लो, कोई पार्ट टाइम वर्क कर लो, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिव जो है आउटलेट्स, कुछ ऐसा तुम क्रिएटिव करके दिखाओ, तुम्हें लगता है करने की जरूरत है तुम्हें, या तुम्हारा पैशन, जैसा मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे लिए बना है पैसे, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो भाई मैं जॉब के बाद ये काम करना, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को आके पढ़ा देता हूँ, तुम्हें पॉसिबल है, ठीक है। तो वो चीज़ है, मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद हाउएवर सच अ पाथ रिक्वायर्स व्हाट, केयरफुल। ऐसे रास्ते में जब तुम क्या करते हो, वॉलंटियर करते हो या तुम स्टेबल बना के चलते हो चीज़ों को, तो ऐसे पाथ के लिए, सच अ पाथ, ऐसे पाथ को बहुत केयरफुल क्या चाहिए, पता नहीं केयरफुल क्या चाहिए, कुछ केयरफुल चाहिए। 18 नंबर में देख लो, केयरफुल लक, केयरफुल हेजिटेशन, पहली बात तो केयरफुल रिस्क या केयरफुल प्लानिंग। यार एक ही शब्द है जो पॉजिटिव है, कई बार एक चीज़ का और ध्यान रखा करो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब तुम फंस गए, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है, 4 ऑप्शन देखो, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव लगा दो, 99% ठीक जाएगा। SSC लेवल तक तो जाता ही है। जैसे देखो, है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, रिस्क की, नेगेटिव शब्द है साहब। लक, हेजिटेशन की बात करूं, नेगेटिव शब्द है। दूसरी बात तुम कह रहे हो कि भाई जब तुम वॉलंटियर कर रहे हो, अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो लक तो नहीं आ सकता अभी फिलहाल लक वैसे पॉजिटिव शब्द हो सकता है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में लक भी नेगेटिव शब्द है।
इस प्रकार की सिचुएशन में जब हम ऐसा रिस्क लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होती है? प्लानिंग की जरूरत होती है। फिलहाल की सिचुएशन में प्लानिंग ही क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। अब तुम कहोगे सर लक कैसे नेगेटिव? फिलहाल की सिचुएशन में नेगेटिव ही है। जब तुम कोई चीज करना चाह रहे हो अपने पैशन की, अपनी मर्जी की, तो उसमें लक चाहिए, उसमें प्लानिंग चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। लक तो है ही, लक एक फैक्टर है, लेकिन प्लानिंग के बिना लक काम नहीं करेगा। तुमने कुछ प्लान ही नहीं करा, कैसे काम हो जाएगा बताओ? तो वो चीज है। ठीक है, 18 नंबर हो गया। 19 देख लो साहब। मेकिंग इंपल्सिव करियर शिफ्ट्स विदाउट प्लानिंग कैन लीड टू रिग्रेट। बिल्कुल सही, देखो उसने बता दिया, कह रहा प्लानिंग चाहिए विदाउट प्लानिंग। अब तो उसने मुंह पे कह दिया तुम्हारे, और क्या कहोगे? कह रहा क्या चाहिए? केयरफुल प्लानिंग चाहिए, और बिना प्लानिंग के अगर करियर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? लीड टू रिग्रेट। हो सकता है तुम्हें बाद में क्या हो? रिग्रेट हो, दुख हो, पछतावा हो, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट नॉट जस्ट इनकम बट ऑल्सो ग्रोथ और इनकम दोनों को इवैल्यूएट करो, पर्पस को इवैल्यूएट करो, एंड जॉब। और क्या, किसको इवैल्यूएट करो? जॉब के बाद कुछ 19 नंबर भरना है। जॉब क्या किसको इवैल्यूएट करो? जॉब कंफर्ट को, जॉब लॉयल्टी को, जॉब स्टेबिलिटी को, और जॉब एटीट्यूड को। बताओ यार, बात पॉजिटिव चल रही है ना। जॉब कंफर्ट को, कंफर्ट तो कभी ऑप्शन रहा ही नहीं, क्योंकि तुम पैशन की बात कर रहे हो, पैशन में कंफर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लॉयल्टी को, लॉयल्टी, अरे यार लॉयल्टी कहां से आ गई? लॉयल्टी की तो पूरे पैसेज में, पूरे क्लोज टेस्ट में बात नहीं हुई ना। हम लॉयल्टी की बात कहां कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मन की बात तुम्हें करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी, एटीट्यूड, जॉब एटीट्यूड कुछ नहीं होता यार। जॉब स्टेबिलिटी होती है ना। हमें किसको ध्यान देना है? जॉब स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। जो नया काम कर रहे हैं उसमें भी स्टेबिलिटी देखनी है, पुराने में भी स्टेबिलिटी देखनी है। कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत कर जाते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है साहब। इसीलिए तो लोग बाग दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। तुम मेहनत कर रहे हो, हमने करी थी, क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी आंसर लगाओ, सी फॉर कैट आंसर लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो जरा देख लो, लीड टू रिग्रेट, सॉरी ये हो गया जॉब स्टेबिलिटी। आफ्टर ऑल द गोल इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव। अंत में गोल जो है वो क्या है? सर्वाइव करना नहीं है, बट टू बिल्ड अ लाइफ दैट इज बोथ सिक्योर। गोल क्या है? सर्वाइव करना नहीं, केवल सर्वाइव करना ही है, बट टू बिल्ड अ लाइफ, ऐसी लाइफ बनाना जो दोनों क्या हो? जो सिक्योर हो, और सिक्योर के बाद कुछ हो। अब देखो फिर से वही बात, एंड से पहले सिक्योर आया, पॉजिटिव वर्ड है, बाद में भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और फिर वही बात, हम पूरा पैसेज पढ़ के हैं तो हमें समझ में आया कि सिक्योर के साथ हम अपना लाइफ स्टाइल भी चुन रहे हैं, तो कुछ उसी से रिलेटेड शब्द आएगा। लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? वेल्थी, क्रिएटिव, रिवॉर्डिंग, या फिर रूटीन? बताओ साहब। भाई देखो, पैसे की बात नहीं हुई है, लाइफ जो है रूटीन होना चाहिए। रूटीन तो वही है ना, तुम डेली फॉलो कर रहे हो किसी चीज को, उसको रूटीन कह दिया। लाइफ क्रिएटिव होनी चाहिए, कह सकते हैं साहब क्रिएटिव होनी चाहिए, एक शब्द हो सकता है कि लाइफ क्रिएटिव हो, है ना। वेल्थी देखो, वेल्थी एक पार्ट है पूरे प्रोसेस का, है ना। मुझे लगता है सबसे बेहतर ऑप्शन जो है रिवॉर्डिंग होगा। लाइफ कैसी भी हो, सिक्योर के साथ साथ रिवॉर्डिंग हो। रिवॉर्डिंग का मतलब है तुम्हें अपने मन के काम करने का रिवॉर्ड मिले, तुम्हें मजा आए, तुम अपनी मर्जी की कोई चीज कर पाओ, उसको रिवॉर्डिंग कहा गया। अब तुमको बोले सर वेल्थी भी तो हो सकता है, बोले जी सिक्योर हो और वेल्थी हो। भाई वेल्थी भी तो किसी में है, रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है ना। देखो रिवॉर्ड दो तरीके के हैं, एक तो पैसे और एक तुम्हारा मन का काम। पैसे भी मिलने चाहिए, तुम्हारे मन का काम भी होना चाहिए। अगर दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं तो काम चल जाएगा। वही पिछले वाली लाइन में कहा गया है कि तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। सिक्योर हो, और सिक्योर के साथ साथ क्या हो? सिक्योर के साथ साथ क्या हो? रिवॉर्डिंग भी हो। सिक्योर भी है और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, चीजें मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 नंबर। देखो बहुत छोटा सा पैसेज है और आसान भी है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, तुम्हें मुझे लगता नहीं दिक्कत आ रही होगी। जरा एक बार पढ़ना भाग के। प्रोग्रेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड कंटेम्प्रेरी लाइफ। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साहब? प्रोग्रेस, किसमें प्रोग्रेस? डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हैज हैव आया है तो तुम्हें पता होना चाहिए हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो तुम्हारे दिमाग में छूटते ही आ जाना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, वर्ब तो या तो गई थर्ड फॉर्म, वर्ब नहीं एडवर्ब चाहिए ना वर्ब के लिए। सॉरी माफी चाहते हैं, ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वर्ब के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे इस वर्ब के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म करा है कंटेम्प्रेरी लाइफ, जो समकालीन जीवन है हमारा, जो समकालीन जीवन है, अब का जो जीवन है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसने? डिजिटल टेक्नोलॉजी ने। कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया ये बताना है। सॉरी, फिर से सॉरी, टिंग 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 टिंग। ये देखो, बताओ साहब कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो अगर तुम समझदार हो तो मार्जिनली मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना। मार्जिनली मतलब किससे? थोड़े से, थोड़ा सा मार्जिनली। स्पॉर्टिकली होता छिटपुट। स्पॉर्टिकली मतलब थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं से उठा लिया, छोटा छिटपुट के लिए आप स्पॉर्टिकली का यूज करते हैं, तो ये भी थोड़ा ही है। ठीक है, ओकेशनली भी कभी कभी। ओकेशनली क्या होता है? कभी कभी,
ठीक है, ड्रास्टिकली मतलब बहुत अधिक, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर। कितना हिंदी लिखने लग गया मैं, कल मैंने टेट की क्लास ली है कि उस चक्कर में मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में हिंदी बैठ रही है। बहुत बड़े पैमाने पर, ड्रास्टिकली, ठीक है, क्या कहेंगे, ड्रास्टिकली, बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर रहा है। और दूसरी बात यार, आप किसकी बात कर रहे हो, तुम सोच के तो देखो यार, जमाना ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज करेगी, बड़ा चेंज करेगी, बड़ा ही चेंज करेगी, सीधी सी बात है ना। और मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, जब 3 ऑप्शन एक जैसे हो और एक ऑप्शन अलग हो तो वही चुन लो। कंफ्यूजन होना तो 99% आंसर आएगा। एक तो ये है कि तुम्हें मिल गया आंसर, कि मेरे हिसाब से आंसर ये होगा, जैसे मैंने मीनिंगफुल बता दिया, डी फॉर डॉग होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने क्वेश्चन, तुम्हारे सामने ऑप्शन ही, केवल ऑप्शन है, क्वेश्चन है ही नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं अब चुनो आंसर। तो थोड़ी तुम्हारी अप्रोच भी काम करनी चाहिए ना, बुद्धि काम ही नहीं कर रही बिल्कुल। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा साहब ये क्या बात हुई। अरे एक बार सोच तो ले बेटे, एक बार ये देख, मार्जिनली थोड़ा थोड़ा साहब, है ना, स्पॉर्टिकली छिटपुट थोड़ा, ओकेशनली मतलब कभी मतलब भी थोड़ा ही है। मैं कहा ओकेशनली जाता हूं, कोई ओकेशन है तब जाता हूं, साल में 1-2 बार, हमेशा नहीं। तो जरा देखना बेटे, अगर मैं तुमसे कहूं तो जरा बताना ये तीनों लगभग सेम नहीं है। सोच के देखो, तीनों सेम है। अगर मैं अगर पेपर देने जाता, मेरे सामने ऑप्शन आता, मैं ना पढ़ता क्वेश्चन भी, जरूरत भी नहीं है। तीनों सेम ऑप्शंस हैं यार, तीनों सेम ऑप्शन, तो कैसे आंसर हो जाएंगे? आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा, क्योंकि तीनों, अब तुम देख लो दूसरी बात, ड्रास्टिकली के अपोजिट नहीं बनेंगे सारे, बहुत बड़े का अपोजिट नहीं बनेगा छोटा। सोच के देखो, अपोजिट भी है, तो 3 सेम मीनिंग और एक अपोजिट मीनिंग वाला ही आंसर होगा, ध्यान रखना। 99.99% काम करेगा, ठीक है। फिर से वही बात, मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, ये काम आती है, इसको ट्रिक मत मान लेना, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती भाई, लॉजिक काम करता थोड़ा बहुत कि हाँ इस तरीके से काम कर सकता है, जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। आ जाओ जरा, दूसरा क्वेश्चन देख लो। फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज। कहां से लेके, एआई से लेके स्मार्टफोन्स तक जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। अब ट्रांसफॉर्म के लिए फिर से सब देखना है, तो साहब नहीं, एआई से कोई काम नहीं है हमारा अभी। देखो ये आ रहा ना साइड में, एआई ही आ रहा है ये। हाँ, क्या कर रही हैं वो, हेजिटेंटली, रेयरली, इनवेरेबली, एक्सीडेंटली। भाई 22 नंबर। अब फिर से मैं तुमसे वही बात कहूंगा, ठीक है। देखो, हेजिटेंटली मतलब हेजिटेट करते हुए, कोई अच्छे से नहीं हो रही, हेजिटेंटली हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि हेजिटेंटली मतलब बहुत अच्छे से नहीं। आई एम डूइंग समथिंग हेजिटेंटली मतलब मैं हेजिटेट होकर कोई काम कर रहा हूं, झिझक के कोई काम कर रहा हूं। अगर कोई काम झिझक के कर रहा हूं मतलब नहीं, ये तो नहीं कह सकते तुम, क्योंकि तुमने पिछले वाले पैसेज में पढ़ा ही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्टफोन्स तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडस्ट्रीज को और सोसाइटीज को। तो भाई एआई ट्रांसफॉर्म हो रहा है बहुत तेजी से। मैंने तुम्हें पीक्यूआरएस पढ़ा है, उसमें तुमने बहुत से जो है सेंटेंस पढ़े कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज जो है नई इतनी तेजी से आ रही हैं कि इनके डेवलपर्स को और गवर्नमेंट को इसको लिमिट करने की जो है तकनीकी देखनी पड़ रही है, कि इतना ही इसको एक्सपेंड करें कि लोगों को नुकसान होना शुरू ना हो जाए, लोगों की जॉब्स जानी शुरू ना हो जाए। तो बहुत ड्रास्टिकल चेंज है। हमें पहले ऑप्शन से समझ में आएगा कि ड्रास्टिकल चेंज है। दूसरा मैंने कहा ट्रांसफॉर्म कर रही है, कैसा ट्रांसफॉर्म कर रही है साहब बता दो। मैंने कहा हेजिटेंटली, रेयरली मतलब बहुत मुश्किल से, है ना, एक्सीडेंटली मतलब कभी कभार हो गया तो हो गया, ठीक है, और इनवेरिएबली क्या है अब बताओ, ये पॉजिटिव है। पहली बार, अगर तुम्हें इनवेरिएबल का मीनिंग नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इनवेरिएबल की बात करूं तो इसका मतलब है इन एवरी केस, ऑलवेज, ठीक है, इन एवरी केस, ऑलवेज, या आप ऐसे कह लो विदाउट फेल, बिना फेल हुए, ठीक है। तो इनवेरिएबली के ये मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हमेशा बिना फेल हुए, ये मीनिंग हो सकते हैं। तो मुझे बताओ, केवल अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं और मैं बाकी 3 ऑप्शन को देखूं, तो सच बताना ईमानदारी से, क्या ये तीनों एक जैसे नहीं है और ये बेचारा अलग है? बताओ जरा तुम खुद ही बता दो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, तुम खुद बताओ मुझे पहचान के। ये तीनों अलग हैं साहब, ये बेचारा ही एक अकेला है, और ये एक अकेला है तो डी फॉर डॉग आंसर है। बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है कुछ इसमें। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, फिर से पैसेज की उठाने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन मैं कह रहा हूं मुझे केवल ऑप्शन दे दो, या एक बच्चा जो समझदार है, जिसकी एलिमिनेशन अप्रोच अच्छी है, जो चीजों को एलिमिनेट कर सकता है बेहतर तरीके से, उसे केवल क्वेश्चन दे दो। बताओ कौन है इसमें मार खा जाएगा? अगर तुम दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा सा तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो। गलती तब होती है तुम सोच ही नहीं रहे बिल्कुल यार, बिल्कुल तुम दिमाग लगा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या होगा। अब तुम देखो ना, तीनों ऑप्शन सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है, एक मीनिंग अपोजिट है, अपोजिट मीनिंग ही आंसर होगा। अब मैं तुमसे कहूं रेयरली लगा लो, अरे तो फिर एक्सीडेंटली क्यों ना लगाओ? रेयरली मुश्किल से, एक्सीडेंटली भी तो कभी कभार की है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वही चीज है, तीनों एक जैसे हैं तो चौथा ही आंसर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा समझ लो इससे आगे। बट
अब तक पॉजिटिव चल रही थी बात, आपने जैसे ही कहा बट, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए थोड़ी सी बात नेगेटिव आ गई। बट विद स्पीड कम्स, जैसे जैसे स्पीड आती है, एज न्यूमरस वर्कर्स आर लेफ्ट अनसर्टन अबाउट देयर फ्यूचर जॉब्स। लेकिन जैसे स्पीड आई है ना, कम्स, क्या होता है, न्यूमरस वर्कर्स, बहुत सारी संख्या में लोग बाग जो है, लेफ्ट अनसर्टन अबाउट देयर फ्यूचर जॉब्स, लोगों को जो है अपनी फ्यूचर जॉब्स को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, दिक्कत हो रही है साहब। आ जाओ जरा, तो यहां पे स्पीड कम्स के बाद आगे कुछ लिखना है साहब। स्पीड कम्स सेलिब्रेशन, कम्स इंसेंटिव, कम्स हारमनी, कम्स जो है डिसरप्शन, ठीक है नहीं। आ जाओ जरा, 21 हो गया, 22 हो गया। हाँ देखो वही बात मैंने जो अभी तुम्हें बताया था ना, PQRS में क्वेश्चन पूछा गया कि इसी प्रकार का, वही कह रहा है, कह रहा है जब बट विद स्पीड, जैसे कि तुम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, AI बहुत स्पीड से आ रहा है, तो बहुत स्पीड के साथ साथ वो क्या भी लेके आता है, कुछ लेके आता है। जो वो स्पीड, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो स्पीड से आगे बढ़ने से कोई चीज वो साथ में लेके भी आता है, और उस चीज के होने से, उस चीज के आने से क्या होगा, अनसर्टेनिटी आएगी। किसको लेके, फ्यूचर जॉब्स को लेके। तो एक बात और, फ्यूचर जॉब्स को लेकर अनसर्टेनिटी आएगी, इसका मतलब जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज कम हो रही है, कम हो रहा है, वो चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सोच के देखो। वो चीज नेगेटिव होगी साहब, क्योंकि उससे क्या जा रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है जॉब्स में, ठीक है। अब जरा देख लो, अब मैं फिर से वही बात कहूंगा, तुम कहोगे सर तुक्का लगाना सिखा रहे हो। अरे तुक्का नहीं है भाई, लॉजिक है, एक बेसिक अप्रोच है। सेलिब्रेशन पॉजिटिव शब्द है, इंसेंटिव मिल रहा है तुम्हें भाई साहब, पॉजिटिव शब्द है। हारमनी होता है सौहार्द, एकदम मतलब खुशी की बात है साहब, हारमनी, खुशहाल एकदम माहौल है, हारमनी है, ठीक है, पॉजिटिव बात है साहब, ठीक है। डिसरप्शन, अब पहली बात तो तुम डिस देख के समझ जाओ, किसी चीज के आगे डिस लग गया, इसका मतलब शब्द पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिस लगने से क्लियर हो जाना चाहिए शब्द कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डिसरप्शन का मतलब किससे होगा, डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम, ठीक है। डिसरप्शन का मतलब यहाँ पर ब्रेक से हो सकता है ना, क्या आ जाएगा, वो अपने साथ में एक ब्रेक भी लेके आएगी, एक जो है आप कह सकते हो सिस्टम में एक प्रॉब्लम आएगी, एक जो जो एक प्रोसेस चलता आ रहा है उसमें क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा, एक प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आएगा, तो आप कह सकते हो डिस्टर्बेंस इन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में क्या आएगा साहब, डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर बात समझ में आई हो तो फिर वही बात, तीनों पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा। अब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मुझे ऑप्शन दे दो मैं उससे लगा दूं आंसर, क्यों, क्योंकि भाई तुम कॉन्टेक्स्ट समझो वो क्या कह रहा है ना। नेक्स्ट देखो, तो स्पीड के साथ साथ क्या भी आता है, अनसर्टेनिटी भी आती है, कि भाई एक सिस्टम में ब्रेक आता है जिससे क्या होता है, लोगों की जॉब्स का खतरा हो जाता है। टू अडॉप्ट दिस डिसरप्शन, अब तुम फिर वही बात जरा देखना, ये आ गया ना शब्द, इस डिसरप्शन को क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। अगर तुम्हें नहीं भी पता था, तुम नहीं भी निकाल पाए, उसने दे तो दिया, इस डिसरप्शन को अडॉप्ट करने के लिए, किसको, जो डिसरप्शन आया है उस डिसरप्शन को अडॉप्ट करने के लिए क्या करेंगे, अडॉप्ट करने के लिए क्या करेंगे, पीपल नीड टू, लोग बागों को क्या करने की जरूरत है, नीड टू बी, लोग बागों को होने की जरूरत है, क्या होने की जरूरत है साहब, प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, वो स्टबर्न जिद्दी हो जाए, रिएक्टिव हो जाए, या अडेप्टेबल हो जाए। यार उसने साफ साफ कह दिया, इतना तो वो मुंह खोल के बोल रहा है, इस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, अडेप्टिव होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, अडेप्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, अडेप्टिव होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, जो तुम चीजों को जो है अडेप्ट कर पाओ अपने AI के हिसाब से, तुम आगे बढ़ पाओ, ठीक है नहीं, वो आगे आंसर डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो, और कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग, कॉन्स्टेंटली तुम्हें रिन्यू करना है, देयर टू स्टे कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए तुम्हें लगातार क्या करना है, रिन्यू करना है, क्या रिन्यू करना है, देयर, देयर व्हाट, रिन्यू देयर, हमें तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजीज को रिन्यू करना है, डाइवर्जन को, है ना, ऑब्स्ट्रैकल को। देखो ऑब्स्टैकल होता है बाधा, ऑब्स्टैकल अगर तुम्हें नहीं पता है तो ऑब्स्टैकल होता है बाधा, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ रही है, ठीक है। डाइवर्जन मतलब रूट से हटना, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करना है या कॉम्पिटेंसी को, कॉम्पिटेंसी मतलब होता है क्षमताएं, तुम्हें अपनी क्षमताओं को बेहतर करना है, अपनी कॉम्पिटेंसी को बेहतर करना है, तो वही बात है, सबसे बेहतर ऑप्शन डी फॉर डॉग होगा, तुम्हें अपनी क्षमता को बेहतर करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पैसेज कंप्लीट, क्लोज टेस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखो साहब, 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखो जरा, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स मोर इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ, डिबेट्स अराउंड इस एथिकल यूज आर ग्रोइंग लाउडर। एक चीज देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है फिर से पैसेज आ गया है कि नहीं, या फिर से क्लोज टेस्ट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। सोचो ना, हर जगह AI है, AI 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 है और कुछ नहीं है।
समझे। तो वही बात है, तुम्हें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज एआई की भी होनी चाहिए। बोले जी हम तो सर गांव से हैं, अरे गांव से हम भी हैं भाई, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें आना चाहिए साहब, ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक चीज़ पता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ जाता है। मैंने तुम्हें पहला दूसरा वाला क्यों नहीं करवाया पता है, पहला और दूसरा मैंने छुटवा क्यों दिया, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं वो तुम्हें नहीं पता होंगे, है ना। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी नहीं पता था। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें टॉपिक्स के बारे में ना पता हो तो तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे, ऐसा नहीं है। अंदाजा बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने तुम्हें बताया ना, नहीं समझ में आ रहा होता तो ये काम कर जाता, वहां भी लगा सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो दोनों टॉपिक मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि वो तुम्हारी पकड़ से बिल्कुल ही बाहर होते हैं कि यार ये तो पता नहीं कौन सी साइंस की बात चल रही है, ये बनाने की बात चल रही है, मशीन बनाने की बात चल रही है, कुछ अजीब सा, तो तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं क्या आ गया, वहां तुम मुश्किल हो जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारा तुरंत एकदम बिल्ड हो जाता है अगर तुम्हारे से रिलेटेड टॉपिक आ जाए। जैसे एआई है तो तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक एआई के बारे में पता होना चाहिए। तुमसे रिलेटेड उस बात से रिलेटेड टॉपिक आ गया तो तुम्हें लगेगा यार कर दूंगा, है ना। गलत क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को ये चीज आती है यार, मुझे एआई के बारे में पता है या किसी और भी टॉपिक के बारे में पता है। इसलिए कहते हैं ना पैसेज वैसे, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए। अच्छी बात है भाई, बात सही है, न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं रिकमेंड कभी नहीं करता किसी बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि एसएससी में इतनी एडवांस इंग्लिश नहीं आती कि न्यूज़पेपर की जरूरत पड़े। लेकिन हाँ इन चीज़ों के लिए, नॉलेज होने के लिए न्यूज़पेपर जरूरी है इन काइंड ऑफ की। आप ऐसा मान लो कि आपको जरूरत पड़ेगी जनरल नॉलेज में न्यूज़पेपर की, जैसे तुम्हें एआई के बारे में पता है, तुम्हें किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पता है, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, तुम्हें जो है ये बेसिकली जो ई कॉमर्स के बारे में पता है कि भाई बिजनेस या आजकल साइट्स कैसे काम करती हैं, ये टॉपिक्स के बारे में पता होगा, काम चल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए जरूरी होता है न्यूज़पेपर पढ़ लो। इंग्लिश के लिए कोई खास जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, एसएससी लेवल तक तो नहीं है, ठीक है। आ जाओ जरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात चल रही है, ऑप्शन देख लूँ क्या? ये ऑप्शन से अगर तुम देखना चाह रहे हो कुछ, मुझे लगता नहीं कोई जो है, देखो सच बताऊं, चलो सारी बात छोड़ो, बिना बिना पैसेज के करवा दूं सॉल्व, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें मतलब अंदाजा मैं तुमसे कह रहा हूं, ठीक है। तुम सोच के देखो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कौन से तुम्हें ठीक लग रहे हैं। ये चलो ऐसे रहने दो, तुम कहोगे बिल्कुल निखालिस तुक्के लगाने सिखा रहे हैं यार, है ना। आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव तो सॉल्व हो सकता है, अलग ही चीज़ें काफ़ी, सारे नहीं होंगे, सारे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं ऐसे ही। आ जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बिकम्स मोर इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ, बहुत जरूरी हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिबेट्स अराउंड इट्स एथिकल यूज आर ग्रोइंग लाउडर। डिबेट किस बात के, इसके एथिकल यूज की, कि इसका एथिकल यूज कैसा हो रहा है। भाई एथिकल यूज मतलब नैतिक रूप से सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना लोगों का नुकसान हो जाए। मशीन्स नाउ मेक डिसीजन दैट वर वंस द ऑफ ह्यूमन जजमेंट। मशीन्स आजकल वो डिसीजन लेती हैं, मशीन्स आर नाउ मेक डिसीजन, वो डिसीजन मशीन लेती है दैट वर वंस, एक बार की बात है जब क्या होता था, द ऑफ ह्यूमन जजमेंट फ्रॉम रिकमेंडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स टू स्कैनिंग रिज्यूम्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, यहां पे आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। 26 देख लो, मशीन्स जो है डिसीजन ले रही हैं दैट वर वंस द ऑफ ह्यूमन जजमेंट, दैट वर वंस जो एक बार में, जो पहले क्या थी, जो क्या था, जो वर्जन था ह्यूमन जो है। अब देखो इसको, तुम्हें मीनिंग पता, वो तुम्हें लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां दिक्कत हो रही, क्योंकि वो एक पेज पे मैं दोनों नहीं ला सकता हूं, ठीक है। अब मैं कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा। दैट वर वंस, वो डिसीजन जो पहले क्या होते थे, ह्यूमन जजमेंट से लिए जाते थे, तुम ऐसे कह रहे हो, जो ह्यूमन जजमेंट का वर्जन होते थे, ह्यूमन जजमेंट का बर्डन होते थे, ह्यूमन जजमेंट का वर्जन होते थे या प्रोसेस होते थे, या डोमेन, डोमेन होता है क्षेत्र, समझे, किसी डोमेन की बात कर रहे हो, डोमेन ऑफ ह्यूमन वर्जन, है ना। किसकी बात कर रहे हो, डोमेन ऑफ ह्यूमन जजमेंट, डोमेन मतलब ह्यूमन जजमेंट का क्षेत्र होते थे। क्या कि मेडिसिन की बात करें, जो क्या नाम है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करा जाए, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल यूज होने लगा है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले वो ह्यूमन जजमेंट था, आदमी सोचता, डॉक्टर सोचता समझता था और बताता था। आजकल जो है एआई भी इस चीज में मदद कर पा रहा है काफी हद तक, और ये अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, डोमेन की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है, किसका क्षेत्र था, डोमेन किसका था, जो है ह्यूमन का था। आ जाओ जरा नेक्स्ट, वाइल एआई ऑफर्स स्पीड एंड एफिशिएंसी इट लैक्स मॉरल। एआई जो है क्या ऑफर करता है, स्पीड और एफिशिएंसी जो है ऑफर करता है, बिल्कुल सही बात है, एफिशिएंसी है, उसमें सक्षम है वो काफी काम करने में, स्पीड है, तेजी से करेगा। लेकिन जो एआई है इट लैक्स, कमी किसकी है उसके अंदर, मोरल। मॉरल के बाद 27 नंबर देख लो, उसके अंदर कमी है मॉरल क्लियरिटी की, मॉरल डेप्थ की, मॉरल इंस्टिंक्ट की, मॉरल रीजनिंग की। भाई बताओ जरा, मॉरल का मतलब नैतिक की बात चल रही है, ठीक है, नहीं बताओ। भाई इंस्टिंक्ट,
मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, मेरे अंदर से कोई बात आ रही है, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है ये चीज सही है, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है ये चीज गलत है। ह्यूमन जो इमोशनली मोरली जो ह्यूमन सोच सकता है, इमोशनली जो सोच सकता है, वो चीज एआई नहीं कर सकता। एआई बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो मैं आपसे कहूं मोरल क्लियरिटी, मोरल डेप्थ, मोरल रीजनिंग, मोरल इंस्टिंक्ट। मोरल क्या? मोरल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है इनहेरेंट मोरल सेंस, ठीक है? नहीं, इनहेरेंट मोरल सेंस। चाहो तो देख लो थोड़ा सा, मैं आपसे कहूं, ठीक है? नहीं, तुम्हारे अंदर इनहेरेंट मतलब तुम्हारे जो अंदर है, तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ मोरल सेंस है, उसकी बात कर रहे हो, ठीक है? तो मुझे लगता है ह्यूमन के अंदर इंस्टिंक्ट ही होती है यार। पता है क्या, मशीन्स जो है एक फिक्स काम कर सकती है, उसको तुमने बता दिया ये काम करना है, वो ये काम करेगी। एआई का भी कुछ ऐसा ही है कि वो प्रैक्टिकल सोच पाता, इमोशनल इतना नहीं सोच पाता। तो वो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ह्यूमन के अंदर क्या होती है कि इंस्टिंक्ट होती है यार, ये चीज गलत हो सकती है, ये चीज सही हो सकती है। ह्यूमन बहुत अच्छा प्रोसेस कर सकता है एज कंपेयर टू एआई। बात ये सही है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए आप जो है इस बात को समझो कि आप यहां पर मॉरल इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हो। इसके जो एआई है उसके अंदर मॉरल इंस्टिंक्ट नहीं होता, वो सोच नहीं सकता मॉरल तरीके से, ठीक है? नहीं, जो ह्यूमन के अंदर इनहेरिट होता है, रेजिंग कंसर्न अबाउट बाइस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और इससे क्या होता है, कंसर्न जो है एक हमारा बढ़ता है, किसको लेके? बाइस अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेके, कि भाई अकाउंटेबिलिटी उसकी बाइस्ड हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी उसकी बाइस्ड हो सकती है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट विदाउट स्ट्रिक्ट एथिकल फ्रेमवर्क एआई कुड reinforce social inequalities or even make harmful choices with no clear line of। ठीक है साहब, वो कह रहा है कि जो क्रिटिक्स हैं, मतलब वो लोग जो इसकी आलोचना करते हैं, वो लोग जो इसके बारे में सोच समझ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि एआई जो है वो क्या कर रहा है, कुड रीइंफोर्स सोशल इनइक्वालिटीज और इवन मेक हार्मफुल चॉइसेस। एआई क्या कर सकता है? हार्मफुल चॉइसेस ले सकता है, कई बार हो सकता है वो एक गलत डिसीजन ले ले विद नो क्लियर लाइन ऑफ, विद नो क्लियर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, कमांड, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। मनुष्य होगा, डॉक्टर से गलती हो गई तो बोले यार इसने गलत करा, एआई से गलती होगी तो किसने गलत करा? बोले कंप्यूटर ने गलत कर दिया साहब। यार ये गलत बात हो गई ना, तुम समझो कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया पूरा, ठीक है? तो विद नो लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, विद नो लाइन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बोले जी जिम्मेदारी के नाम पे जीरो है, तो आप यहां पे अकाउंटेबिलिटी लिखेंगे। अकाउंटेबिलिटी होता है जिम्मेदारी। डेवलपर्स फेस द चैलेंज ऑफ embedding values into code yet whose value should apply। अब देखो कितनी सही लाइन है यार ये, मतलब पैसेज को भी छोड़ो, क्लोजनेस को भी छोड़ो, कितनी बढ़िया बात कही। कह रहा डेवलपर्स फेस द चैलेंज ऑफ एम्बेडिंग वैल्यूज इनटू कोड। बिल्कुल सही बात है। एआई जब बना है तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाली गई कि भाई मैं हिंदी बात करूंगा वो हिंदी बात करेगा, मैं नमस्ते करूंगा वो नमस्ते करेगा, है ना? लेकिन वो कह रहा है कि अगर हमने एआई के अंदर कुछ एम्बेडेड वैल्यूज डाली है, एम्बेडेड का मतलब है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दी, मनुष्य ऐसे रिएक्ट करता है, येट लेकिन फिर भी whose values should apply। बोले यार तुम्हें कैसे पता चलेगा इस आदमी की वैल्यू अप्लाई कर दो? हो सकता है वो आदमी किसी चीज में गलत हो, सोच के देखो ना। तुमने कहा इसकी वैल्यू अप्लाई कर दो, हो सकता है वो आदमी भी तो किसी चीज में गलत हो, उस आदमी का सोचना किसी चीज को लेकर गलत हो। तो वही चीज है। आ जाओ जरा इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज डिफाइनिंग व्हाट इज राइट इज रेयरली। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, बिल्कुल सही बात है, ऐसी सोसाइटी जहां पे अलग अलग कल्चर है, किसी के लिए कोई चीज सही, किसी के लिए कोई चीज गलत। क्या? डिफाइनिंग व्हाट इज राइट, इस बात को डिफाइन करना क्या सही है, इज रेयरली राइट, इज रेयरली क्या ऑब्वियस, यूनिवर्सल, इज रेयरली कंसिस्टेंट या विजिबल। देखो विजिबल, कंसिस्टेंट, ऑब्वियस, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब अगर आप कह रहे हो कोई चीज किसी चीज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए राइट है, तो वो रेयरली यूनिवर्सल होगा। वो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो। एक चीज जो राइट है वो यूनिवर्सल नहीं है। तुमने कहा यार ये चीज मेरे हिसाब से सही है, हो सकता है वो दूसरे के हिसाब से गलत हो। तो अगर तुम कोई वैल्यू उसमें एम्बेड कर रहे हो तो वो यूनिवर्सल नहीं होगी। यूनिवर्सल मतलब जो सबके लिए सही हो, यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ते हैं आप इंग्लिश में। तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि वो चीज सबके लिए क्या हो, सही हो। तो इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज डिफाइनिंग व्हाट इज राइट, इस बात को डिफाइन करना क्या सही है, इज रेयरली यूनिवर्सल। वो चीज कभी यूनिवर्सल हो ही नहीं सकती कि क्या चीज सही है, क्योंकि कोई एक चीज जो किसी के लिए सही है वो एक चीज दूसरे के लिए गलत होगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। Some suggest collaborative oversight involving ethics, technologies and policymakers, ठीक है, और and policymakers, ठीक है। Others warn that regulations must evolve faster than innovation to prevent misuse. In the race to build a smarter system, the real question remains। देखो यहाँ से लाइन आती है तुम्हारी, in the race to build a smarter system। हम इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें एक स्मार्टर सिस्टम बनाना है, बिल्कुल सही बात है। The real question remains, मेन क्वेश्चन यही है कि can we create, क्या हम क्रिएट कर सकते हैं मशीन्स, ऐसी मशीन्स that are not just intelligent, जो केवल इंटेलिजेंट ना हो, but also, लेकिन क्या भी हो,
इंटेलिजेंट के साथ साथ भाई इमोशन की कोई बात होगी, क्योंकि एआई में क्या नहीं है, इमोशन नहीं है। जो साथ साथ क्या भी हो, प्रोडक्टिव तो एआई पूरा है साहब। जो इंटेलिजेंट के साथ साथ क्या भी हो, ओबीडेंट हो, तुम्हारी बात माने, तुम्हारी सारी बात सुने। नहीं यार, सारी बात तो एआई सुनता ही है। तुम बेचारे को गाली भी दोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव रिप्लाई देगा, तुम दे के देखो कभी। नहीं यार, मैं ऐसी बात नहीं सिखाऊंगा। मतलब मेरा कहने का, जब भी तुम एआई, ऐसी वीडियोज आती है ना इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तुमने एआई को कुछ उल्टा सीधा बोला तो वो कहेगा भाई मैं समझ रहा हूँ तुम गुस्सा कर रहे हो, इतना ही क्या पता बेचारा, वो इससे आगे नहीं कह पाएगा, वो पलट के बेचारा गाली भी नहीं देगा, सीधा है, समझे। तो ओबीडियंट तो पूरा है वो, ठीक है। जो इंटेलिजेंट के साथ साथ कंट्रोल्ड हो, भाई कंट्रोल्ड भी पूरा है यार। तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, तुम कहो चुप तो बिल्कुल चुप, तो कंट्रोल्ड भी है साहब। क्या एथिकल हो, समझे, साथ में क्या भी हो, इंटेलिजेंट के साथ साथ क्या भी हो, एथिकल हो, समझे, मतलब मॉरल्स जाने, नैतिक हो, वो जो समाज के हिसाब से ठीक है चीजें उस हिसाब से चल पाए। क्या वो चीज कर सकता है? फिर वही बात है, कर सकता है नहीं कर सकता है। जैसे अभी मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे, तो उसमें वो, तुम लोगों ने भी देखी होगी शायद, तो उसने पूछा कि भाई मुझे सुसाइड करने के तरीके बता दो। तो उसने मना कर दिया, कह रहा यार ये चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, अच्छी चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है। तो एक बंदे ने उससे पूछ लिया कि मुझे बताओ सुसाइड कैसे नहीं करनी चाहिए। उसने तुरंत बता दिया कि ऐसे ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो एआई है, कंफ्यूज हो गया वो कि सुसाइड ऐसे नहीं करनी चाहिए, उसने ना वाले बता दिए। इसका मतलब वही होगा ना, तरीका ऐसे नहीं करनी चाहिए, बात तो वही है कि ऐसे कर सकते हैं, उसने ऑप्शन दे दिया। अब उसने ऑप्शन दे दिया तो उस बंदे ने फिर उससे बोला एआई से कि भाई मैं जो हूँ अब तेरी कंप्लेन करूंगा, तूने मुझे तरीके बताए हैं। तो अब वो एआई बेचारा हाथ जोड़ रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, मैंने नहीं बताया, तुम गलत समझ रहे हो। तो वही चीज़ है, तो एथिकली वो चीज़ ठीक भी हो, उसको पता हो ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंस है, इतना आगे नहीं पहुंचा है अभी। आ जाओ जरा। सेट नंबर 7 देखो, टाइम हो गया क्या? टाइम तो हो गया भाई, 7 8 9 कितने बचे? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, फिर 1 2 होगा, ठीक है। अरे वाह, रुको 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 रुको, एक करा देता हूँ और, है ना, एक फिर मतलब बाकी अगली क्लास में करा दूंगा सारे। चलो साहब एक बार इसको पढ़ लेना जरा अपने हिसाब से, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा सा ठीक है, बाकी कंपैरिजन में पैसे थोड़ा सा ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटीज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज इसेंशियल राइट। मॉडर्न सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, इज ऑफन सेलिब्रेटेड एज इसेंशियल राइट। वो शुरुआत में कैसे सेलिब्रेट किया जाता था कि भाई हमारा इसेंशियल राइट है, आज़ादी मिल गई, बड़ी अच्छी बात है। हाउएवर, लेकिन हाल अगर बहरहाल क्या बात करें, ट्रू फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रूल्स बट प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल। जो सच में आज़ादी है उसका मतलब क्या है, उसका आज़ादी, उस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ रूल्स, की रूल्स नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई नियम थोपा नहीं गया। उसका मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि रूल्स ना हो, जबकि फ्रीडम का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल, मतलब विचार, एकदम 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 गहरी बात हो, कोई थॉटफुल कोई चीज हो। क्या चीज हो जरा देख लो। थॉटफुल कंट्रोल, थॉटफुल रेस्ट्रेन, थॉटफुल जो है लीडरशिप, या फिर थॉटफुल क्या, गवर्नेंस। बताओ भाई, कंट्रोल, गवर्नेंस, लीडरशिप। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन हो सकता है, काम एंड कंट्रोल बिहेवियर हो सकता है रेस्ट्रेन, ठीक है। रेस्ट्रेन का मतलब किससे है, काम एंड कंट्रोल्ड बिहेवियर, ठीक है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, गवर्नेंस और लीडरशिप दोनों सेम है साहब। गवर्नेंस की बात कर लो, लीडरशिप की बात कर लो, एक ही तो बात है, ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल वैसे एक बार को अगर तीनों ना मिलते, ये ना मिलते, तो हो सकता था आंसर। वो ये तो कह रहा है, देखो कह रहा है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि रूल्स नहीं है, फ्रीडम का मतलब है कि रूल्स हैं, और रूल्स के प्रेजेंट में एक थॉटफुल क्या हो, एक थॉटफुल रेस्ट्रेंस हो। मतलब कहने का मतलब, अगर रूल्स नहीं है, तुम्हें आज़ादी मिली है, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी है, किसी दूसरे की आज़ादी में जो है एकदम टांग नहीं अड़ानी है। तो क्या हो, आप काम और कंट्रोल्ड बिहेवियर रखते हो, काम और कंट्रोल क्या रखते हो, बिहेवियर रखते हो। यही बेसिकली सही आज़ादी है, कि तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल्ड हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि तुम फ्री हो गए तो भाई साहब सड़क पे चलते जाते आदमी के, गलत गलत गलत। आज़ादी ये नहीं है, आज़ादी है कि तुम्हें आज़ादी मिली है तो तुम्हारा बिहेवियर काम हो, भले बहुत बढ़िया, तुम भी खुशी से रहो, मैं भी खुशी से रहता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। तो आंसर रेस्ट्रेन बनेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था हालांकि, ठीक है। तुम अगर सोच पाए हो इस तरीके से तो बढ़िया है, वरना गलत हो जाएगा, और तो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब, विदाउट इट, बिना इसके फ्रीडम रिस्क टर्निंग इनटू कैओस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम रेस्ट्रेन नहीं होंगे, है ना, अगर हम रेस्ट्रेन नहीं होंगे, अगर हम बाधित नहीं होंगे, अगर हम काम नहीं होंगे, है ना, काम और कंपोज नहीं होंगे, हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे, अपने आप को ऑर्डर में नहीं रखेंगे, गलत तरीके से खुद को आगे रखेंगे, तो क्या होगा, फ्रीडम रिस्क टर्निंग इनटू कैओस। फ्रीडम जो है, फ्रीडम आजादी जो है कैसे बदल जाएगी, कैओस में बदल जाएगी। कैओस मतलब अव्यवस्था,
एकदम। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मेरी फ्रीडम है चलते सड़क पे आदमी के मारूं, ये तुम्हारी फ्रीडम थोड़ी, ये तो गलत हो गया यार, समझे? क्यों? क्योंकि आजादी मिल गई तुम्हें, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं रहा है, ये गलत हो जाएगा। फ्रीडम का मतलब होता है तुम कंट्रोल्ड चलो एकदम, है ना, सब कंट्रोल्ड रहे अपने अपने में, बढ़िया एकदम समाज चलेगा, ठीक है। वेयर इंडिविजुअल एक्शंस अनडिटरमाइन कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है। वेयर इंडिविजुअल एक्शंस, इंडिविजुअल किसी हर एक व्यक्ति के जो एक्शंस हैं अंडरमाइन कलेक्टिव वेलफेयर, वो किस हिसाब से चले? कलेक्टिव वेलफेयर, सबके वेलफेयर की बात करें, इसी को आजादी कहते हैं कि तुम इस तरीके से बिहेव करो कि सबका फायदा हो, है ना। आ जाओ जरा। अ सोसाइटी दैट प्राइजेस ओनली पर्सनल लिबर्टी, एक ऐसी सोसाइटी जो प्राइज करती है, जो कीमती मानती है किसको? पर्सनल लिबर्टी को, किसी एक व्यक्ति की आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई वो सोसाइटी अच्छी हो नहीं सकती, ठीक है। विदाउट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, मे सून फेस मॉरल एंड सिविक। हाँ, फिर से वही बात, देखो नेगेटिव बात आएगी यहाँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी जो प्राइज करती है पर्सनल लिबर्टी को, लिबर्टी मतलब आजादी, जो LIB लिब शब्द होता है, ये रूट वर्ड है किसका? फ्रीडम का, समझे? लिब जो शब्द है, लिब का मतलब हिंदी में कहें तो आजादी, ठीक है। अगर कहीं भी किसी शब्द के साथ LIB लगा मिल जाए तो समझ लो आजादी की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है। तो वो कह रहा है पर्सनल लिबर्टी, LIB लिब आ गया ना, पर्सनल आजादी। अगर आप कह रहे हो कोई ऐसी सोसाइटी है जो महत्व देती है, प्राइस देती है, मतलब इंपॉर्टेंस देती है किसको? पर्सनल लिबर्टी को, पर्सनल आजादी को, बिना किसी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी के, कि तुम सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी साझा नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? मे सून फेस मॉरल एंड सिविक, वो सून क्या फेस करेंगे? मॉरल और सिविक। अब निगेटिव, वो जो सोसाइटी जो प्राइज दे रही है सिंगल को, तो भाई उसको नुकसान तो हो गई, तो क्या फेस करेगा जरा देख लो। एजुकेशन मिलेगी उनको, है, रिवाइव करेंगे, रिवाइव करने का मतलब वो सोसाइटी जी जाएगी, आगे बढ़ेगी, है ना, रिवाइव कर लेगी, पॉजिटिव। लॉयल्टी मिलेगी इसको, भाई साहब फिर वही बात, 3 शब्द पॉजिटिव, मुझे चाहिए था नेगेटिव। वो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी जो पर्सनल व्यक्ति का ध्यान रखे, पूरी सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेगी, इंडिविजुअल का ध्यान रखेगी, मतलब नुकसान होगा, तो कोलैप्स हो जाएगी वो। आगे आंसर देखो इसका, ठीक है। चलो साहब, वाइल पीपल ऑफन इक्वेट फ्रीडम विद डूइंग एज दे प्लीज, वाइल पीपल ऑफन इक्वेट फ्रीडम विद डूइंग एज दे प्लीज, बिल्कुल सही बात। देखो ये आजकल, ये भारत में तो खास करके बहुत है, एक तो इतने भाई साहब दिमाग से ऐसे लोग हैं आधे से ज्यादा। वाइल पीपल ऑफन, लोग बात क्या करते हैं? इक्वेट फ्रीडम, वो फ्रीडम को किसके बराबर मानते हैं? विद डूइंग एज दे प्लीज, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करना ही उनके लिए फ्रीडम की परिभाषा है। क्या ये चीज ठीक है? मतलब मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया में चीज ज्यादा है। पैकेट फड़ा फेंक दिया है, बस में चिप्स खाया बाहर फेंक दिया। अरे रुक जा यार, तेरे पास पैकेट खराब हो सकता है, लेकिन सड़क पे पड़ा भी तो खराब है। कब सीखोगे? सिविक सेंस कब आएगा? तो वही बात है। तो लोग बाग वो मतलब है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास, मुझे सड़क पे फेंकना तो फेंक दिया, नहीं, गलत है यार। तुम किसकी बात करो? कलेक्टिव वेलफेयर की बात करो ना, सब मिलके वेलफेयर की बात करो, तो उसी को फ्रीडम कहा जाएगा। असल आजादी वही है। मीनिंगफुल लिबर्टी रिक्वायर्स, अब तुमने यहां बात, आपने कहा मीनिंगफुल लिबर्टी, आजादी, लेकिन कैसी? जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, एक ऐसी आजादी, उसको क्या जरूरत होती है? रिक्वायर्स अ कमिटमेंट, उसको एक कमिटमेंट चाहिए टू बाउंड्रीज दैट प्रिजर्व डिग्निटी, जो किसको प्रिजर्व करती है? डिग्निटी को। एंड, अब देखो एंड से पहले डिग्निटी, डिग्निटी होता है मर्यादा, तो सम्मान, पॉजिटिव, तो एंड के बाद भी क्या? पॉजिटिव साहब। ऐसी सोसाइटी क्या मांगती है? जो है डिग्निटी चाहिए उसके लिए, डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ साथ क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, एक्सेस चाहिए, या इक्वालिटी। अब देखो तुमने कहा फॉर ऑल, सभी के लिए। तुमने क्वेश्चन में क्या कहा? देखो तुमने कहा ना फॉर ऑल, बाउंड्रीज दैट प्रिजर्व, जो प्रिजर्व करे, बचा के रखे, किसको? मर्यादा को, है ना, मर्यादा को किसकी? सबकी, सभी की मर्यादा, और सभी की इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर ऑल, सबको बराबर रखे। ये चीज डिमांड करती है शेयर्ड या कलेक्टिवनेस, अगर हम दिखाएं, है ना। तो ये बात आप कह रहे थे, जो मीनिंगफुल लिबर्टी है वो डिमांड करती है डिग्निटी की, और डिग्निटी के साथ किसकी? इक्वालिटी की। आगे आ जाओ। दिस बैलेंस इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये बैलेंस जो है, इस तरीके से बैलेंस बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली इन डेमोक्रेसीज, खास करके डेमोक्रेसी में, हम भी डेमोक्रेसी हैं साहब, वेयर वॉइसेज आर मैनी एंड इंटरेस्ट ऑफन, जहां ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर आवाज तो बहुत है, जहां पर लोग बाग आवाज उठाने वाले बहुत हैं, या लोग बाग बहुत सारे हैं जिनकी अलग अलग डिमांड है, बट एंड इंटरेस्ट ऑफन, लोगों को जो इंटरेस्ट है ऑफन। अब देखो वही बात है,
वॉइसेस आर मैनी, 100 प्रकार के लोग हैं, 100 उनके सवाल हैं, 100 उनकी बातें हैं कि मेरे हिसाब से ये कर दो, मेरे हिसाब से वो कर दो। तो वॉइसेस तो बहुत हैं, बात कहने वाले तो बहुत हैं, अलग अलग बातें तो बहुत हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑफन, जब आवाज बहुत सारी होंगी, अलग अलग प्रकार की बातें होंगी, अलग अलग मेरे हिसाब से ये कर दो, मेरे हिसाब से ये कर दो, मेरे हिसाब से वो कर दो सॉरी, अगर वॉइसेस बहुत सारी होंगी तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफन, अक्सर इंटरेस्ट ऐसे में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, वेरी मतलब जो है अलग हो जाता है या क्लैश हो जाता है। देखो सबसे बेहतर वर्ड मेरे हिसाब से क्लैश ही बनेगा। क्लैश होगा मतलब एक व्यक्ति ये चाहता है, एक व्यक्ति ये चाहता है, तो दोनों के इंटरेस्ट जो है वो क्लैश हो गए। मेरे हिसाब से क्या कर दो साहब, यहाँ पे जो है इस नदी पे डैम बना दो, डैम के ऊपर से वो इस नदी के ऊपर ब्रिज बना दो, ब्रिज के ऊपर से वो निकाल दो साहब, गाड़ी निकाल दो, ट्रांसपोर्ट वाले का फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुमने नीचे वो डैम बना दिया, पानी रोक दिया, कुछ बनाया तुमने, पानी वानी रुक गया, पानी रुका तो आगे जो खेत है उसका नुकसान हो गया साहब। तो वॉइसेज आर मैनी, बहुत सारी वॉइसेज है, लेकिन इंटरेस्ट, फायदा जो है सबका अलग अलग हो सकता है। तो कई बार किसी जगह पर कोई चीज़ किसी का फायदा है, किसी का कोई चीज़ क्या है, नुकसान है। जैसे डैम बनाने से हो सकता है बिजली बन जाए, तो आसपास के लोगों को बिजली से फायदा हो जाए, लेकिन वो लोग जहां डैम बनाया उसके आगे पानी जाना कम हो गया, आगे के गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो किसानों के लिए नुकसान है, लेकिन बिजली की नज़र से देखो तो फायदा है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं कई बार इंटरेस्ट। तो आप ये कहना चाह रहे हो क्लैश, मेरे हिसाब से आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, ठीक है। आगे चलें। इट इज प्रिसाइजली थ्रू dialogue, compromise and mutual respect that freedom finds its most difficult enduring expression, ठीक है साहब। इन द एंड, अंत में मैं यही बात कहना चाहूंगा, क्या फ्रीडम डाइवोर्स्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट प्रोग्रेस। कितनी बढ़िया लाइन है यार, मतलब क्या ही बताएं, ऐसा मजा आ गया। क्या कह रहा है वो, फ्रीडम, आजादी, डाइवोर्स्ड फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट प्रोग्रेस। ऐसी फ्रीडम जो डाइवोर्स ले ले किससे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से, डाइवोर्स फ्रॉम का मतलब है अलग हो जाए, ऐसी आजादी जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो, ऐसी आजादी जिसमें क्या ना हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, इज नॉट प्रोग्रेस। वो आजादी प्रोग्रेस नहीं है, वो आजादी क्या नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि क्या है, बट आ सबटल ऑफ व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी फ्री। भाई अब ये वाली लाइन समझ में नहीं ना तो आंसर ना हो पाएगा, लेकिन वो क्या है, वो एक रिजेक्शन है। वो ये कह रहा है कि जो ऐसी फ्रीडम जो अलग हो गई है किससे, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है तो वो क्या है, वो एक रिजेक्शन है ना, वो एक रिजेक्शन है, वो एक क्रिएशन है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो एक डिस्टॉर्शन है, वो एक डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन होता है एक तरीके से आप कह लो एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज नॉट, एक्ट ऑफ चेंजिंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। और मैं कैसे समझाऊं इसको हल्की भाषा में, मैं कह सकता हूं डिस्टॉर्शन होता है कि एक तरीके से गलत इंप्रेशन के लिए भी हो सकता है। आपके ऐसी गलत इंप्रेशन वाली बात ठीक रहेगी, एक्शन ऑफ गिविंग रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। डिस्टोर्शन का मतलब किससे होगा, फिलहाल किसी को रास्ते से भटका दिया आपने तो उसको डिस्टोर्शन कहेंगे। तो वो यहाँ सबसे बढ़िया मीनिंग बैठेगा, कह रहे कि ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आज़ादी को, ऐसी आज़ादी जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो उसको फ्रीडम नहीं कहेंगे, बल्कि वो क्या होगा, बल्कि वो एक रास्ते से भटकाने वाली चीज़ होगी, ठीक है। नहीं, वॉट इट ट्रूली मीन्स टू बी फ्री, और इसका वास्तव में मतलब क्या नहीं होगा, आज़ादी से नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब आज़ादी से नहीं होगा। तो आंसर बना लो, क्या आंसर बना लो, डिस्टॉर्शन। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। थोड़ा ठीक था पैसेज, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर आपको समझ में आया हो अगर पहले से ठीक है साहब। और इसके बाद हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे साहब, 8 नंबर पे आएंगे, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 7 हमने कर ली, मतलब 5 हमने कर लिए, 6 हमें अगली क्लास में करने, ठीक है साहब, कर लेंगे। चलो खैर गाइस, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टड़ा बाय बाय एवरीवन। और चाहो तो मैं आपको इसका QR कोड शेयर कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा लेट याद आता है, हो जाएगा एक्सपोर्ट वैसे। और कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पता नहीं क्या क्या है, सारे काम आप कर दिया करो बिना कहे। वैसे तो तुम लोग अच्छे हो, बढ़िया एकदम कर देते हो, बाकी कर दिया करो टाइम से, ठीक है। और इसको स्कैन कर लो, शायद मुझे लगता है PDF मिल जाएगी। और मिलते हैं ब्रेक के बाद, टड़ा बाय बाय।